सबसे पहले सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारा प्यार आने के लिए। खैर, सबसे पहले मैं एक सवाल करूँगा आप सबसे। मैंने जो ये टी शर्ट मतलब शर्ट पहनी हुई है, ये किस किस को दिख रही है? किस किस को नज़र आ रही है? सबको नज़र आ रही है ना? सबको नज़र आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग ह्यूमन बींग्स हैं। आप लोग देख सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हैं। मैंने भी अपना स्टार्ट बिल्कुल बिगनर ही था, तब से लिया, कुछ भी नहीं पता था। ये इस तरह से शुरू हुई कि बचपन में तकरीबन 5-6 साल की उम्र से ही मुझे कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक़ था। तो मेरे मामू जो हैं, उन लोगों के घर सबसे पहले कंप्यूटर आया था। तो उधर मैं कंप्यूटर यूज़ करता था अपने मामू का, छुप के उनसे। काफ़ी कंप्यूटर ख़राब भी किए उनके, लेकिन एक लालच थी सीखने की। सीखा, जहाँ से मिल सकता था सीखा। नेट कैफ़े जाता था, जब 10-11 साल का हुआ नेट कैफ़े जाने लग गया। खैर, वहाँ पे मामू का इंटरनेट लगा 2010 में, 10 की बात है। उधर इंटरनेट लगा, तो नई इंटरनेट था, सीखा। उधर मैंने सबसे पहले फ़ेसबुक बनाया, लेकिन उस टाइम जो फ़ेसबुक पे आपकी एज, जब तक आप 18 ईयर्स के नहीं हो तो आप फ़ेसबुक नहीं बना सकते थे। उधर डेट ऑफ बर्थ गलत डाली और फ़ेसबुक एक बनाया। खैर, वो फ़ेसबुक मैंने बनाया, सीखा फ़ेसबुक से। फिर मुझे पता चला कि ऑनलाइन गेम्स डाउनलोड होते हैं। गेम्स का बहुत शौक़ था, तो मैंने अपने जो वालिद साहब हैं उनसे बड़ी ज़िद की कि मुझे एक सिस्टम दिला दें। तो मुझे याद है डेस्कटॉप में था Pentium 3। वो मुझे मेरे वालिद साहब ने काफ़ी ज़िद के बाद दिलाया। तो वो मैं जब आया घर पे तो सीडीज़ का फिर शौक़ था, फिर जाता था बाहर सीडीज़ लेके आता था, फिर गेम खेलता था। खैर, मुझे पता चला कि गेम्स ऑनलाइन भी डाउनलोड होते हैं। फिर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड साइट गूगल पे मामू से पूछा कि किस तरह से डाउनलोड होता है, क्या होता है। गूगल पे जाना होता है। खैर, गूगल पे गया, गूगल पे जाके मैंने मामू के उससे सिस्टम से पता चला किस तरह गेम्स डाउनलोड होते हैं। कुछ गेम्स डाउनलोड किए, उधर चलाया। खैर, घर आया, घर पे आके मैं फिर ज़िद में लग गया कि अब मुझे इंटरनेट चाहिए। लेकिन उस टाइम 2011 में तकरीबन 11 साल का था मैं। तो वाले साहब ने मना किया इंटरनेट से कि पढ़ाई पे ध्यान दो, इंटरनेट नहीं, और अभी सिर्फ गेम्स जो हैं वो चलेंगे। मतलब आप गेम्स खेलो अपने फ्री टाइम में और आप पढ़ाई पे अपना ध्यान दो। खैर, पढ़ाई करने लग गया और गेम साथ साथ खेलता था। लेकिन 2012 के स्टार्ट में मैंने ज़बरदस्ती जो है लड़ के, जब हमने घर शिफ्ट किया, नया घर लिया, तो वहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती लड़ के एक वर्ल्ड कॉल की डिवाइस ले ली। वहाँ से ज़बरदस्ती मैंने डिवाइस ली। अब मेरे पास इंटरनेट था। तो इंटरनेट पे मैं एक दिन रमज़ान थे, 2012 के रमज़ान थे, तो मैं इंटरनेट से एक बार गेम डाउनलोड कर रहा था। तो मैं उस टाइम टेकन बहुत चढ़ा हुआ था गेम, तो वो टेकन 3 डाउनलोड कर रहा था। वो डाउनलोड करते करते मुझे एक वेबसाइट दिखी। उस टाइम वेबसाइट ही कहूँगा मैं इस चीज़ को। तो वेबसाइट थी mohammadniaz.blogspot.com। वो वेबसाइट मुझे दिखी। खैर, उससे मैं गया, तो मैंने सोचा ये हर जगह facebook.com है, अब twitter.com है, लेकिन ये इस साइट में ये blogspot क्या है, इसका पता लगाना है। खैर, गेम्स था उस टाइम, बच्चा था, गेम्स खेले, गेम्स डाउनलोड किए और वो उसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी वो जहन में रहा बात। खैर, वेरी नेक्स्ट डे फिर मैं बैठा आके और मैंने गेम्स डाउनलोड करने के लिए बैठा सिस्टम पे। तो मैंने ब्लॉगस्पॉट मोहम्मद न्याज़ को काट दिया और ब्लॉगस्पॉट खोला, तो मुझे एक ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म नज़र आया। अब मैंने उधर लिखा हुआ था क्रिएट ब्लॉग, तो मैंने शायद इससे वेबसाइट बनती है। तो मैंने क्लिक किया और अपने नाम पे abdulsamadisani.blogspot.com पे एक वेबसाइट बना ली। अब वो वेबसाइट, उस टाइम वेबसाइट ही कहूँगा, सब डोमेन तो नहीं कहूँगा। खैर, वो वेबसाइट जैसी मैंने बनाई तो उस पर मैंने मोहम्मद न्याज़ को मैंने शुरू कर दिया कॉपी करना। जो वो डालते थे आर्टिकल, वही मैं उठाता था और मैं डाल देता था। और काफ़ी सारे ब्लॉग्स से, जो भी गेम्स वगैरह के ब्लॉग्स थे, उसमें से कॉपी करके मैं आर्टिकल्स डालता रहता था। अब इस तरह सिलसिला चल रहा था। नहीं पता था, मुझे नया नया था,
लेकिन मैंने एक चीज़ मतलब इस करियर में 1 साल में 6 महीने में मैंने ये सीखा था कि क्लोन किस तरह करते हैं वेबसाइट। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके HTML CSS को पकड़ के इस तरह से क्लोन कोई वेब टेम्पलेट उठा के तो वो क्लोन किस तरह करते हैं। अब मैंने क्लोन करना सीख लिया था, लेकिन मैं कॉपी कर रहा था। पर कुछ दिन गुजरे तो फिर मैंने देखा माय ब्लॉगर ट्रिक्स, उसका पता चला मुझे, और माय ब्लॉगर लैब और ऑनलाइन उस्ताद, ये 3 वेबसाइट्स का मुझे पता चला। अभी वो उस टाइम काफ़ी मशहूर थी, वायरल वेबसाइट्स थी ये। इसमें सिखाते थे ब्लॉग्स वगैरह कि किस तरह बनते हैं, किस तरह से स्टार्ट होते हैं। मैंने वो सीखा किस तरह से बनेंगे, उनसे लर्न करता रहा। खैर कॉपी करता था मैं आर्टिकल्स, तो मैंने एक ब्लॉग बना लिया। उस टाइम एक ग्रुप होती थी हैक द हैकर्स आइडिया के नाम से, उस टाइम बहुत मशहूर ग्रुप थी फेसबुक पे। तो उसमें वो ये करता था कि हैकिंग ट्रिक्स शेयर करता था और वो मैं यूज़ करता था तो वो काम करती थी। तो उस पर मैंने उसी नाम पे मैंने एक ब्लॉग बना लिया। अब मेरे पास 2 ब्लॉग थे, एक abdulsamadisani.blogspot.com और एक जो है वो हैक द हैकर्स आइडिया। अब उन दोनों ब्लॉग पे मैं काम करना, हैक द हैकर्स आइडिया पे ये करता था कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी ब्लॉग थे ना, उनको कॉपी करता था, उनके आर्टिकल्स कॉपी करके अपने ब्लॉग में डाल देता था। जितने भी आर्टिकल्स होते थे उनके ब्लॉग पे, जिस तरह वो सिखाते थे, वो मैं कॉपी करके डाल देता था। ऐसे चल रहा था सिलसिला। एक बंदा है जिसने वेबसाइट खोली थी bloggerspice.com, बहुत चली थी उसकी भी। तो उसने कहीं देखा, मैं उसकी जब चल रही थी तो मैं उसके भी आर्टिकल कॉपी करता था, ठीक है। अंकित सिंगला आते थे मेरे ब्लॉग पे, ट्रैफिक उस टाइम काफ़ी थी, SEO करना इतना मुश्किल नहीं था। खैर उस टाइम ट्रैफिक भी थी। अंकित सिंगला साहब को जानते होंगे आप लोग, तो वो आते थे ब्लॉग पे, वो आके कमेंट्स करते थे। खैर जैसे ही उसने देखा कि ये मेरे आर्टिकल्स कॉपी कर रहा है, उसने DMCA फाइल कर दी। उसने पहले मुझे वार्न किया, मैं नहीं समझा, मुझे नहीं पता था उस टाइम, उसने DMCA कर दिया। अब मेरे पे DMCA हो गया। गूगल ने नोटिफिकेशन भेजी कि तुम्हारा जो ब्लॉग है वो बंद हो रहा है ड्यू टू कॉपीराइट। अब कॉपीराइट की वजह से मेरा ब्लॉग बंद हो गया। मैंने कितने ब्लॉग्स, अब्दुल समद इसानी, काफ़ी सारा काम किया मैंने उस पर 1 साल, और एक हैक द हैकर्स आइडिया, ठीक ठाक ट्रैफिक, और इस पर काम किया। पैसों का मुझे नहीं पता था उस टाइम तक कि आप ब्लॉग से कुछ कमा भी सकते हो, कुछ अर्न भी हो सकता है ब्लॉग से, वो नहीं पता था मुझे। खैर मैंने वो डाला और मुझे पता चला, जैसे ही मैंने खोला तो मुझे पता चला मेरे तो सारे ब्लॉग्स उड़ गए। अब मैं क्या करूँगा? फिर मैंने इस पर सर्च किया। फिर सर्च करते करते पता चला कि ये इल्लीगल है, किसी को आप कॉपी नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है, अपना आर्टिकल लिखना है, अपना सब कुछ करना है, आप इल्लीगल है, कॉपी नहीं कर सकते इस चीज़ को। खैर अब ये चीज़ पता चल गई। मैंने तो बोला यार मेरा तो पूरा करियर तबाह हो गया। मतलब बस करो, अब पढ़ाई पे जो कहते हैं वालिदैन, पढ़ो और बस अपना करियर बनाओ। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि बंदा जब ब्लॉगर होता है तो उसको वो चीज़ नहीं भूलती, और वो चीज़ आपके दिमाग में चल रही होती है, नहीं यार ये कुछ ना कुछ तो है इसमें, कुछ ना कुछ तो है। इसी चीज़ का जहन में था मेरे, और मैंने फिर उसी से क्या किया कि मैं पढ़ने लग गया, ब्लॉग्स पढ़ना शुरू कर दिए। अब मेरा कोई ब्लॉग नहीं था, मैंने अपना गूगल का अकाउंट पूरा डिलीट कर दिया, और सिर्फ फेसबुक था जो कि मैंने वो बाद में डिलीट कर दिया था। खैर अब मेरे पे जो है लोग अपने ब्लॉग्स पे लिख रहे थे कि ये जो बंदा ये कॉपी करता है, और किस तरह से वो कहते हैं ना हाउ टू फाइल DMCA कॉपीराइट, तो उस पर आर्टिकल्स लिख रहे थे। उस वजह से नाम बहुत ख़राब हुआ फिर अब्दुल समद इसानी के नाम से। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, जितने लोगों ने डीमोटिवेट किया रिश्तेदारों ने, सब ने, मैंने हार नहीं मानी अपनी लाइफ। मैंने कुछ करके दिखाना है इन सबको। मैं अपना काम करता रहा। अब मैं पढ़ता रहा, सीखता रहा। तकरीबन मुझे 3 महीने हो गए सीखते पढ़ते पढ़ते। इतना कुछ आ गया था कि मैं अब अपना एक ब्लॉग बना सकता था। bloggertechniques.blogspot.com के नाम से मैंने एक ब्लॉग बनाया। उस ब्लॉग पे मैंने काम शुरू किया, उस पर काम करता था। खैर उस पर मैंने ये एक टेक्निक निकाली थी, उस टाइम भी कॉपी करता था। उस पर ये निकाली थी कि एक पैराग्राफ जाके दूसरे ब्लॉग से एक पैराग्राफ उस टॉपिक का लिखता था मैं, और वो कॉपी कर लेता था। तो उससे ना DMCA को पता चलता, गूगल को पता नहीं चलता था उस चीज़ का, और मेरा ब्लॉग चल रहा था। लेकिन दिल में एक अजीब सा रहता था कि यार अभी भी कॉपी ही कर रहा हूँ मैं, अभी भी कॉपी कैट हूँ, अभी भी सही नहीं हुआ। तो उस पर अब चलने लग गया मेरा ब्लॉग, वो ब्लॉगर टेक्निक्स चलने लग गया, लोग आने लग गए। खैर उससे मुझे एक क्लाइंट मिला, एक क्लाइंट था, मोहम्मद इब्राहिम नाम है, वो मुझे क्लाइंट मिला। उस क्लाइंट को उसने मुझे बोला कि SEO करो मेरी साइट की,
फोरम था उसका park24.com के नाम से। उसने मुझे बोला एसईओ करो। मुझे एसईओ उस टाइम का पता ही नहीं था। एसईओ ये पता था होता क्या है, पता नहीं था करते किस तरह है। खैर मैंने हामी भरी और मैंने बोला ठीक है मैं एसईओ करूँगा। उस टाइम आता था जिंगलिंग, एक सॉफ्टवेयर जिससे आप फेक ट्रैफिक बेचते थे वेबसाइट पे। तो वो मैंने क्या किया, गूगल पे गया, गूगल पे उसका इंडेक्स था, गूगल पे उठाया वो उसका लिंक और वो जिंगलिंग में डाल दिया। अब उसके पास ट्रैफिक गूगल से आ रहा था, ठीक है, कोई पकड़ नहीं सक रहा था, गूगल से उसके बाद ट्रैफिक आ रहा था और मेरा यहाँ पे काम चल रहा था। उसने मुझे बोला चार्जेस, मैंने बोला चार्जेस मुझे, क्योंकि पता नहीं था इससे अर्न करते हैं, और मैंने बोला मुझे अर्न कुछ नहीं करना, मुझे आप डोमेन और होस्टिंग ले दो। उसने क्या किया, मुझे डोमेन होस्टिंग उसने ली अपने नाम पे bornblogger.net, और अपने नाम पे उसने होस्टिंग और डोमेन लेके ब्लॉग मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और मुझे बस वर्डप्रेस का पासवर्ड दे दी। अब मैं चल रहा था वर्डप्रेस, मेरा वो पहले ब्लॉग पहला आर्टिकल मैंने लिखा। अब क्योंकि मैं मशहूर हो चुका था और काफ़ी लोग जानने लगे थे मुझे और ब्लॉगर टेक्निक से, तो मैं पहले अपना जब आप पहला आर्टिकल, फिर अब मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि अब कॉपी कैट नहीं बनना, अब जो करना है, अब मेरे पास अपनी चीज़ है, अब अपना एक प्रोफेशनल वेबसाइट होगी, अपना ब्लॉग होगा, अब इस पर मैंने काम करना है। मैंने क्या किया, उस पर मैं काम करने लग गया और पहले आर्टिकल पे कोई 2-3 हज़ार ट्रैफिक सिर्फ पहले आर्टिकल पे, और उसके बाद 100 से ज़्यादा कमेंट। इस चीज़ ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा देखो यार, पहला ब्लॉग बनाया और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक। अब मैं ट्रैफिक वो आ रही थी मेरे ब्लॉग पे, अब मेरा काम चल रहा था। खैर बीच में कुछ मसले हो गए ऐसे कि थोड़ा सा बीमार रहने लग गया, क्योंकि 24-24 घंटे बैठा रहता था, 2-2 दिन नहीं सोता था। तो मुझे ना किसी ने, हाँ, मोहम्मद इब्राहिम ने मुझे बोला कि मुझे सेल कर दो ये ब्लॉग, मुझे पैसों की ज़रूरत है अभी। अब उसके पास ट्रैफिक आना बंद हो गई थी गूगल से, वो समझ गया था। उसने मुझे बोला ये सेल कर दो ब्लॉग, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने उसको बोला कितने का सेल होगा, ये सेल होते हैं ब्लॉग? कह रहा है हाँ होते हैं। तो मैंने बोला कितने का सेल होगा? तो कह रहा है $80 लगा दो, सेल हो जाएगा। मतलब $80 एक अहमियत रखती है चीज़, $80। उस टाइम मैं ये सोचा, तो मैंने वो लगा दी। अब $80 जैसी लगाई, मेरे पास तकरीबन कोई 10-12 कमेंट वहाँ पे आ गए और PMs में लोग आने लग गए कि हमें सेल कर दो, हमें सेल कर दो। फिर मैंने सलमान शेख थे एक, जो उस टाइम काफ़ी मशहूर थे, जिनको स्कैमर भी कहते थे लोग, लेकिन वो सुधर गए थे बाद में। एनीवेज उनको क्या नाम है उसका, उन्होंने मुझे ये मेरा ब्लॉग ले लिया 6,000 रुपये में, $60 में मेरा ब्लॉग ले लिया। अब मैंने उन्हें ब्लॉग दे दिया वर्डप्रेस की, खाली होस्टिंग और वो क्या नाम है डोमेन दे दी, सॉरी सिर्फ वर्डप्रेस का पासवर्ड दिया। उन्हें भी शायद नहीं पता था, उन्होंने मेरे से वर्डप्रेस का पासवर्ड लिया और कह रहे हैं ठीक है चल रहा है मेरा ब्लॉग। अब उन्होंने मेरे से ब्लॉग ले लिया, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे इस पर काम नहीं करना आता, अब नहीं कर सकता मैं काम, मेरे पास टाइम नहीं, इसको तुम किसी और को सेल कर दो, ठीक है। अब मुझे एक बंदा, नाम मेरे जहन से निकल गया, थोड़ा अजीब सा नाम था, कोई बाहर का था, उसने मुझसे ये ब्लॉग ले लिया। मैंने दोबारा से लगा दिए कि अभी दोबारा सेल के, उसने मुझसे $10 ज़्यादा में ये ब्लॉग ले लिए। अब मैंने जब उसे ब्लॉग दिया, फिर मुझे उसने बोला यार, पैसे उसने मुझे पहले एडवांस में दिए, उसने मुझे बोला कि मुझे जो है, अब तुमने ब्लॉग तो दे दिया, इसका डोमेन और होस्टिंग का पासवर्ड क्या है? अब मैंने बोला ये क्या होता है? अब मैं परेशानी में आ गया। अब उसने कहा मुझे जो तुमने NIC दिया है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे साथ ये किया। अब मैं इब्राहिम को मैसेज कर रहा हूँ तो वो मुझे आगे से आंसर नहीं कर रहा, क्योंकि वो पैसे उसको चाहिए थे, जो ब्लॉग की मेरी मेहनत के पैसे उसको चाहिए थे, लेकिन मैं नहीं दे सकता था। और मुझे चस्का लग गया था कि ब्लॉग सेल होते हैं तो पैसे आ रहे हैं, तो अब मैं क्यों दूँ किसी को अपने पैसे, मेहनत मैंने की है। खैर इस तरह से मैंने उसको ब्लॉग को सेल कर, उसको इब्राहिम को फ़ोन करके मैसेज करके इतना तंग कर दिया कि वो बिल आखिर उसने हामी भर ली और दे दिया मुझे डोमेन और होस्टिंग का पासवर्ड। उसको मैंने रफ़ा दफ़ा किया, मैंने उसको ब्लॉग का डोमेन और होस्टिंग का पासवर्ड दिया, यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। अब उसने अब मैंने वो बॉर्न ब्लॉगर छोड़ दिया और अब मैं दूसरे ब्लॉग पे जो है क्या नाम है उसका, crazyblogger.net, बिग रॉक पे एक ऑफ़र चली थी कि फ्री में आपको .net डोमेन दे रहे थे बिग रॉक वाले, तो मैंने वो डोमेन ले लिया, वो बिग रॉक का डोमेन ले लिया। अब वो .net मैंने कूपन के ज़रिए ले लिया, उसको मैंने ब्लॉगर पे रखा, उस डोमेन को जो .net के ज़रिए आया वो मैंने ब्लॉगर पे होस्ट किया और मैं आर्टिकल लिखने लग गया। अब मेरे जहन में यही चीज़ थी कि ब्लॉग सेल होता है और सेलिंग से पैसा आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ सेल करके। खैर
क्रेज़ी ब्लॉगर को कर दिया मैंने, उस पर आर्टिकल लिखे कोई 20-30 और उसको $50 में मैंने सेल कर दिया। उस पर भी अच्छी खासी ट्रैफिक थी, मैंने सेल कर दिया। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बहुत कम में सेल कर रहा हूँ अपने ब्लॉग्स। अब जो ले रहा था वो खुश था। उसको फिर मैं इस बार मैंने उसको डोमेन होस्टिंग का पासवर्ड दिया और साथ में ब्लॉगर पे ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से थोड़े महीने में गैप आया। फिर उसके बाद मैंने एक डोमेन ले लिया। फिर नहीं, गिव अवे में एक डोमेन जीता सिर्फ bloggingearning.com। ये है 2015 की बात है, 2015 के लास्ट में। bloggingearning.com मेरे पास एक डोमेन था, आ गया गिव अवे से। ग्रुप में थी आज खसाम, उस ग्रुप में मुझे एक डोमेन मिल गया bloggingearning.com। वो डोमेन मैंने जैसे ही लिया उस पर मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अब उस पर लिख रहा था आर्टिकल, कोई 50 आर्टिकल्स करने के बाद, क्योंकि ब्लॉग सेल्स का चस्का लगा हुआ था और उससे पैसे भी आ रहे थे और मेरे एक्सपेंसेस कुछ निकल जाते थे उससे, तो मैंने उस पर 50 आर्टिकल, अच्छे खासे आर्टिकल लिखे और कहा कि इस टाइम इसको सेल नहीं करना, इस बार इसको सेल नहीं करना ब्लॉगिंग अर्निंग को। लेकिन मैं जब पढ़ता था बड़े आर्टिकल्स दूसरों के, तो नील पटेल वगैरह के आर्टिकल्स में पता चलता था यार ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे तो 2500 वर्ड्स का, 3000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना चाहिए। और उस पर ट्रैफिक भी सिर्फ सोशल मीडियम से आ रहा था, गूगल से आ रहा नहीं था ट्रैफिक, क्योंकि उस पर रैंकिंग के कुछ इतना वो कर रहा नहीं था। एनीवेज मुझे ये चीज़ पता चली, मैंने बोला इसको भी सेल करता हूँ, इस बार सही काम करता हूँ और सही ब्लॉग बनाता हूँ। इसको मैंने सेल पे लगा दिया। अब ये bloggingearning.com पे अच्छी खासी ट्रैफिक थी उस टाइम, तकरीबन 3-4 हज़ार पेज व्यूज़ थे पर मंथ। और लो इसको मैंने जब उस पर लगाया तो मैंने $350 में लगाया ब्लॉगिंग अर्निंग को। खैर अली भाई हैं, अली रज़ा भाई जो होते हैं लाहौर में, उनने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा मुझे ये ना बाय करनी है वेबसाइट। बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कंसेशन लिया। कंसेशन करते 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 वो $200 पे आ गए। मैंने बोला ठीक है, $200 भी आ रहे हैं। एनीवेज क्लाइंट्स अब मेरे पास थे ब्लॉगिंग अर्निंग की वजह से। और ब्लॉगिंग अर्निंग को मैंने सेल इस वजह से करना था क्योंकि मैं आर्टिकल्स बहुत छोटे लिख रहा था जो कि गूगल पे रैंक नहीं कर रहे थे उस वजह से। अब मैंने वो जो ब्लॉग मैंने उनको सेल कर दिया। अब मैंने बोला कि अब मैंने नया बनाना है। अब उससे वो मेरे पास 20,000 अलग से पड़े हुए थे, 10,000 मेरे पास एक क्लाइंट ने दिए थे, वो पड़े हुए थे। मैंने एक नया डोमेन, अब मैंने सोचा कि मैं डोमेन कौन सा लूँ, डोमेन का सोचा मैंने। एनीवेज डोमेन जो बॉर्न ब्लॉगर वो अवेलेबल था, उसने जिसने लिया था उसने काम नहीं किया इस डोमेन पे, तो उस अवेलेबल डोमेन को मैंने बाय कर लिया। बाय करने के बाद होस्टिंग ले ली। होस्टिंग और डोमेन अब मेरे पास आ गया था, बॉर्न ब्लॉगर आ गया था, जो मेरे जिससे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग में। वो डोमेन अब मेरे पास आ गया, होस्टिंग आ गई। अब मैंने वो सारा डोमेन और होस्टिंग जो है पकड़ा और मैंने बोला अब इस पे लिखने हैं मैंने कोई 2000 से ऊपर वर्ड्स के आर्टिकल, और इसको अब सही तरह से एसईओ करनी है। अब मैंने अच्छी खासी एसईओ सीख ली थी और मैंने डोमेन और होस्टिंग भी थी मेरे पास, अच्छी खासी एसईओ आ गई थी, काफ़ी सारा क्लाइंट्स भी थे। तो मैंने बोला अब जो है ये ब्लॉग को चढ़ाना है। एनीवेज वक्त गुजरा तो 1 महीना लेज़ी हो गया मैं, ब्लॉगिंग अर्निंग के बाद बहुत लेज़ी हो गया। आर्टिकल लिख नहीं पा रहा था, जो आर्टिकल उसमें लिखे हुए थे वो अब मैं लिख नहीं पा रहा था। एनीवेज मैंने बोला नहीं यार करना है, गिव अप नहीं करना, गिव अप कभी नहीं करना अपनी लाइफ में। अगर गिव अप कर दिया मैंने आज, यही चांस है, अगर मैंने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की तो मेरे पास फिर कुछ नहीं होगा। फिर मुझे वही प्लान ए के बंदों की तरह, बस जो अम्मी कहती हैं पढ़ो और पढ़ के तुम पढ़ने में फ्यूचर है, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बस यही करो, इसी में फ्यूचर है। मैंने सोचा वो नहीं बनना मैंने। और बिज़नेस का मुझे बचपन से ही शौक़ था। मैं जब से होश संभाला था कि पता चला था कि दुनिया क्या होती है, तो बिज़नेस का ही बोला था मैंने, बिज़नेस ही करना था। एनीवेज अब मैंने बोला लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जहाँ से ये चीज़ छोड़ी थी आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, बॉर्न ब्लॉगर, वहीं से स्टार्ट करता हूँ। उसका मैंने पहला आर्टिकल लिखा था बिगनर्स गाइड टू ब्लॉगिंग वर्ल्ड, ये मेरा पहला आर्टिकल था उस पर, बॉर्न ब्लॉगर पे, आज से 4 साल पहले। तो उसी आर्टिकल को मैंने देखा कि किस तरह लिखा है, वही आर्टिकल उसी को दूसरी शेप में कन्वर्ट करके मैंने लिखना शुरू कर दिया।
बिगनर्स गाइड मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब वो गाइड मैं लिख रहा था बिल आखिर मेरा जाके वो कोई 3000 वर्ड्स 2500 वर्ड्स पे पहुंचा। अब मैं मुतमईन हो गया, मतलब अब 2500 वर्ड्स हैं, अब इसको पब्लिश करते हो। एनीवेज वो पब्लिश किया। उसके बाद मेरी 2-3 आर्टिकल्स इसी तरह से 3000 4000 5000 वर्ड्स का, फिर मैंने क्या नाम है इसका एसईओ मुझे अब ठीक ठाक आ चुकी थी और मैं क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा था। तो मैंने एक एसईओ गाइड लिखा पूरा, जो 5000 वर्ड्स का उस टाइम लिखा था मैंने। वो गाइड मेरा क्या नाम है उसका सबसे पॉपुलर अभी तक है और अभी तक चल रहा है वो गाइड। एनीवेज वो लिखा, फिर लोगों ने और समझने लग गए, लोगों को मशहूर हो गया, कोई बॉर्न ब्लॉगर नाम की कोई चीज़ भी है ऑनलाइन वर्ल्ड में। उसी आर्टिकल ने मुझे काफ़ी फेम दिया, काफ़ी क्या नाम है उसका क्लाइंट्स दिए उसी एक आर्टिकल ने। एनीवेज अब चल रहा था। उसके बाद मेरी दोस्ती आबिद से हुई 2016 में। मेरी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता क्या नाम है उसका, आबिद ने मुझे मैसेज किया फेसबुक पे, इसका कोई मसला था एडसेंस पे, तो उस पर इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, फिर मुझे एक्सेप्ट मैंने की और हमारी दोस्ती हो गई और अच्छी खासी दोस्ती हो गई। मुस्तफ़ा भाई मेरे मेंटोर, जो फर्स्ट मेंटोर हैं, उन्हीं से मैंने मिलने का एक कहते हैं ना ड्रीम था कि मैंने उनसे सिर्फ मिलना है अपनी लाइफ में किसी से मिलना है तो वो मुस्तफ़ा भाई हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद ज़ई, माय ब्लॉगर ट्रिक्स वाले। एनीवेज उनसे मिला, उनसे इस तरह मिला कि उनका सेमिनार था यूरेका पे। उधर आबिद ने मुझे मैसेज किया कि मैंने उसको बताया था पहले कि मुस्तफ़ा भाई ये हैं मेरे मेंटोर हैं, इनसे मिलना है मैंने। इसने मैसेज किया, इसने बोला यूरेका में मैं जाता रहता हूँ, इसने जॉब भी की हुई है वहाँ पे आबिद ने, तो यूरेका का मुझे पता है और उधर सेमिनार हो रहा है मुस्तफ़ा भाई का। एनीवेज मैंने हामी भरी, मैंने बोला ठीक है इस बार जाना है, मैंने इस बार मुस्तफ़ा भाई से मिलना है। ये आया मेरे पास 12 बजे था, 14 अगस्त का दिन था, 12 बजे वो सेमिनार स्टार्ट होना था। हम लोग 11 बजे आए ही मेरे पास अपने एक दोस्त के साथ, मोहम्मद इब्राहिम के साथ, और हम लोग रवाना हो गए सेमिनार के लिए जाने के लिए। तो ये शारा फैसल पे यूरेका पे हम लोग पहुँचे। खैर एक्साइटमेंट इतनी थी कि बता नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि जो आपका फर्स्ट मेंटोर होता है आप उसको लाइव देखने जा रहे हो, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात होती है। आप उस बंदे से मिल रहे हो जो आपको सारी ज़िंदगी, अपने पूरे करियर में आप चाहते हो कि मैंने इस बंदे से मिलना है, ये मेरा आइडल है। तो उसके बाद जैसे ही वो हम लोग 12 बजे वहाँ जा चुके थे, वहाँ पहुँचे। अब होते होते इवेंट स्टार्ट हुआ 12:30 बजे, 12:30 बजे वो इवेंट स्टार्ट हुआ। अब जब वो सेमिनार चल रहा था तो बीच में ही मुस्तफ़ा भाई ने ऐसे नज़र की, तो मैं नज़र आया उन्हें, मुस्तफ़ा भाई को। तो उन्होंने आवाज़ दी वहीं से खड़े होके, अब्दुल समद आप भी आए हैं? मैं बोला जी मुस्तफ़ा भाई मैं भी आया हूँ। खैर उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे बुलाया, एक गेम किया उधर कि यूरेका की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों ने एसईओ मिस्टेक्स निकालनी है, 5 एसईओ मिस्टेक्स 5 मिनट में। मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई करूँगा। एनीवेज मैंने अपना क्या नाम है उसका मुस्तफ़ा भाई से मिला, गले मिला। फिर उसके बाद जाके उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि अब तुमने जो है 5 एसईओ मिस्टेक्स निकाली। 3 बंदों को बुलाया और बोला 5 एसईओ मिस्टेक्स निकाली। जिसने निकाल दी तो गिफ्ट हैम्पर्स रखे हुए थे उन्होंने, तो वो गिफ्ट हैम्पर लेके आए थे कि उसको गिफ्ट मिलेगा। एनीवेज जब मैं गया सबसे पहला मेरा नंबर आया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता निकालने लग गया, क्योंकि ऑन पेज एसईओ तो मुझे काफ़ी अच्छी आती है, आ चुकी थी उस टाइम तक। मैंने निकालता गया, एक निकाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी पे मेरा टाइम ख़त्म हो गया जब मैंने चौथी निकाली। लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने ऐसी बोल दी कि स्कीमा मार्कअप्स होते हैं जो काफ़ी मशहूर हैं और अनकॉमन है आजकल ब्लॉगर्स में, जो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो मुझे उन्होंने बोला कि ये चीज़ तुमने पकड़ी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे ये चीज़ का एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि तुम इतने लेवल पे आ चुके हो एसईओ में। एनीवेज उन्होंने मुझे बोला कि फिर दूसरे बंदे आए, उन्होंने 5 मिनट में 2 या 3 एसईओ मिस्टेक निकाली। फिर तीसरा आया, उससे एक भी नहीं निकल पाई। एनीवेज उसने फिर मुस्तफ़ा भाई ने सबसे पूछा कौन विनर है, तो उन्होंने बोला तीनों विनर हैं।
क्योंकि पहले वाले ने निकाल चुकी थी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स और बाकियों ने क्या नाम है उसका, बाकियों का कसूर नहीं है। एनीवेज मुस्तफ़ा भाई ने बोला नहीं, जो हकदार है वो समद है। वो एक प्राउड मोमेंट की तरह था कि मुस्तफ़ा भाई जिनको मैं हमेशा चाहता था कि मुझसे खाली मिल लें, तो वो मुझे आके खुद गिफ्ट दे रहे थे। तो इतना एक्साइटेड और इतना प्राउड फील कर रहा था मैं उस टाइम कि मैं बता नहीं सकता। एनीवेज उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और बोला, फिर जाके हम लोग बैठ गए। अब वो इवेंट ख़त्म हो गया और हम लोग बैठे रहे वहीं पे। तो मुस्तफ़ा भाई ने बुलाया, फिर उनके साथ हम लोग बैठे रहे। तकरीबन वो इवेंट ख़त्म हो गया था 2 बजे, 2 बजे तक उसका डेडलाइन था और हम लोग गए वहाँ से तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हम लोग यूरेका से बाहर निकले मुस्तफ़ा भाई के उससे जब इवेंट ख़त्म हुआ है। अब मुस्तफ़ा भाई से बैठे, इतनी बातचीत की, फिर मैंने उसके बाद ऐसे मुझे इस तरह से मुझे एक बेनिफिट हुआ कि मुझे पब्लिसिटी मिली जब उन्होंने मुझे फेसबुक पे पोस्ट किया ये सब। फिर मैंने उस पर एक पूरी पोस्ट लिखी खुद उसी इवेंट पे कि मेरा क्या एक्सपीरियंस और क्या हुआ, किस तरह से कौन कौन आया और कैसे वो सब चीज़ें हुई, क्या मोमेंट था मेरे लिए जब मैं मुस्तफ़ा भाई से मिला। एनीवेज़ वो पोस्ट लिखी, फिर उन्होंने अपने पेज पे शेयर की, अपने हर जगह शेयर की। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सक्सेस मिलने लग गई, बॉर्न ब्लॉगर से काफ़ी सक्सेस मिलने लग गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग मैंने आज तक शेयर नहीं की है अपने पूरे लाइफ में, मतलब जितना भी ये अब जब तक मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैंने आज तक अपनी अर्निंग शेयर नहीं की है किसी के भी साथ। अगर कोई आके मुझसे पीएम में पूछता भी है कि अर्निंग शेयर करो तो मैं नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अर्निंग जो है वो अल्लाह और बंदे के बीच का राज है। लेकिन कल जब मैं मीटअप में बैठा हुआ था तो मुझे वली भाई ने एक बात की कि मोटिवेट करो तुम लोगों को। तुम अगर अर्निंग शेयर कर रहे हो ना तो कोई दूसरा मोटिवेट हो रहा है, इसमें गुनाह नहीं है अर्निंग शेयर करना, शेयर करने में कोई गुनाह नहीं है। और क्या उन्होंने ये बात की कि मैंने क्या नाम है उसका स्टार्ट लिया है, तो सब ने स्टार्ट लिया आगे आगे जाके, सब ने अपनी अर्निंग रिपोर्ट शेयर की, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे इस बात ने काफ़ी मुतासिर किया कि ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी एक दिल में था कि अर्निंग शेयर नहीं करनी। मुस्तफ़ा भाई ने बोला था कि काफ़ी फिर हम मिलने लग गए थे मुस्तफ़ा भाई से, उनके ऑफ़िस जाना, मतलब हफ्ते में एक बार तो मीटअप होता था मुस्तफ़ा भाई से, उनके ऑफ़िस चले जाना, साथ बैठना, साथ खाना खाना। एनीवेज़ फिर मुझे अब कल उन्होंने बोला है तो मैं अपनी 20% अर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, करता हूँ। बल्कि अभी फ़िलहाल 20% अर्निंग मेरी आती है तकरीबन 200 to 300 US डॉलर, और अभी ये ब्लॉग से नहीं है, ये सिर्फ मेरे क्लाइंट से है, जो भी मेरे पास लोकल क्लाइंट्स हैं। ब्लॉग से मेरी इसलिए नहीं है, हालांकि ठीक ठाक रैंक है, मैंने काफ़ी अभी एक कीवर्ड है एसईओ गाइड, उस कीवर्ड पे मैं रैंक करा रहा हूँ उसको, 2nd पेज तक अभी तक आ चुका है मेरा ब्लॉग, और 1st पे इंशाल्लाह आ जाएगा कुछ दिनों में। तो उस ये कर रहा हूँ कि ब्लॉग पे मैं इसलिए अभी एडवर्टाइजमेंट या कुछ नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं अभी लोगों को इसका नशा लगा रहा हूँ। एडिक्ट हो जाता है ना बंदा किसी चीज़ का, किसी मैगज़ीन के अगर आप एडिक्ट हो गए तो आप मैगज़ीन पढ़ते हो, या अगर आप किसी टेलीविज़न शो के एडिक्ट हो गए तो उसका जब भी नया सीज़न आता है तो वो आप देखना पसंद करते हो, उसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हो, उसके लिए वेट करते हो कि ये मेरा अभी सेशन आने वाला है, ये मतलब टीवी शो आने वाला है, ये मैं ज़रूर देखूँगा। उसके डेट्स लिखते हो, अपने कैलेंडर में फिक्स कर लेते हो कि नहीं यार ये देखना है। तो ये इसी तरह से है कि अभी लोगों को पहले एडिक्ट कर रहा हूँ। अपने आप की सबसे अच्छी चीज़ वो है कि आप अपने आप को बेच सको। जब तक आप अपने आप को नहीं बेच सकते आप कुछ नहीं कर सकते इस वर्ल्ड में। सबसे कामयाब इंसान वही है जो अपनी बात से दूसरे को मुतासिर कर ले। और वो दिन गए कि हम कहते थे कि यार अब हार्ड वर्क करो, हसल करो और आप सक्सेस मिल जाएगी, वो पुराने हो गए। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वो बहुत पुराने हो गए। अब आप लोगों को दुनिया के साथ फास्ट चलना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट निकल चुकी है, और आप लोगों को सबको स्मार्ट वर्क करना होगा। आप लोगों को अपने एसेट्स बनाने होंगे, एसेट्स बिल्ड करने होंगे। जितने आपके एसेट्स होंगे उतनी आपकी अर्निंग्स होंगी।
अभी मैंने रिसेंटली एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, horrorsensations.com। उस पर हॉरर सेंसेशंस, तो उस पर बेसिकली ये है कि जो हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं और हॉन्टेड जो भी हॉरर वाक़यात वगैरह लोगों के साथ हुए होते हैं, तो वो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। इंटरनेशनली, ग्लोबली कर रहा हूँ। जी, ग्लोबली। तो वो ग्लोबली शेयर कर रहा हूँ। अब जिस तरह लोग आएंगे, पढ़ेंगे, और ये चीज़ जो है बहुत लो कॉम्पिटिटिव है। मैंने काफ़ी नीचेस में जाके देखा है, काफ़ी बहुत अमेज़ॉन एफिलिएट ये वो बहुत हाई है, इसको रैंक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आप फेसबुक पे एक ऐड लगा दो ना इसका, तो आपका काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ जाता है। तो अब इसी चीज़ को मैं इंशाल्लाह लेके चलूँगा, और साथ में बॉर्न ब्लॉगर चल रहा है, इधर ही मैं अपनी क्या नाम है उसका टिप्स दूंगा लोगों को जहाँ तक हो सकेगा। एक और बात है, मैंने ये चीज़ नोट किया है कि अब आप वो जो ये आप ब्लॉगिंग लिस्ट पे तो आ जाते हो, पर आप क्या लिखते हो आगे? आप वही पुरानी घिसी पिटी बातें लिख रहे होते हो जो 10 साल पहले या 5 साल पहले वो ब्लॉगर लिख चुका है। वो नहीं पढ़ता कोई आजकल। आजकल लोगों को नई चीज़ चाहिए, यूनिक चीज़ चाहिए। आप जितना हो सके एक्सपेरिमेंट करो, केस स्टडी लिखो। आपने एक्सपेरिमेंट की किसी चीज़ में, जैसे मेरा एक इस साइड से बैकलिंग इस तरह लेते हैं, वो सिर्फ आपको पता है, आपको पता है ये यूनिक चीज़ है, ये आपका खुद एक्सपेरिमेंट है। आप वो चीज़ दुनिया के साथ शेयर करो। आप अगर दुनिया के साथ वो शेयर करोगे तो लोग आएंगे, तो लोगों का आप खुद ब खुद अपनी अथॉरिटी बनोगे। सारी चीज़ ये है कि आपने अपना ब्लॉग अथॉरिटी बनाना है। अगर आप अथॉरिटी हो ना, अगर जहन में बैठ गया ना नाम एक बार कि नहीं बॉर्न ब्लॉगर कुछ है, अगर ये जहन में लगे, ये जहन में चलता रहेगा, अब वो बार बार आएंगे, बार बार लोग आएंगे, क्योंकि आपका जहन में चल रहा है, क्योंकि आप ब्रांड हो। अब आप कोई भी ब्रांड ले लो, लिवाइस वगैरह, वो कितना मशहूर है, आप हर दूसरे बंदे के मुंह से नाम सुनते हो लिवाइस का, हम सब सुनते हैं, और हम लोग जाते हैं फिर हम बोलते हैं यार उसने पहना है ना तो हम भी पहनेंगे। इसी तरह से ब्लॉग में होता है। अब वो मेरा जो हॉरर सेंसेशंस है, अब वो कोई पढ़ेगा बोलेगा यार ये ब्लॉग चेक कर, बहुत ज़बरदस्त है, इसमें जो भी है ना हॉरर चीज़ें आती हैं। और ये मैंने जहाँ तक नोट किया है कि हम लोगों का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ही हॉरर है। हम कई दोस्तों के साथ बैठते हैं ना, तो हम इसी बात को लेके चलते हैं कि चलो यार बताओ तुम्हारे साथ कोई वाक़या हुआ है, ये किसी के साथ हुआ है, तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ है। जब एक गैदरिंग बैठती है तो यही बात ज़्यादातर होती है। तो इसी चीज़ को अब आप ये देखो कि वो बंदा आपका जो अपना दोस्त है वो बात क्या कर रहा है, वो किस टॉपिक पे बात कर रहा है, आप वो टॉपिक चूज़ कर लो, क्योंकि वो आम आदमी है। अब जैक मा alibaba.com का, उसने बोला मैं टैक्सी में सफ़र कर रहा था, तो मुझे मैंने उससे पूछा, उस जहन में था उसके अली बाबा, तो उसने बोला कि व्हाट इज़ अली बाबा, यू नो अबाउट अली बाबा? उसने बोला यस 40 थीव्स एंड द अली बाबा, उसने ये करके कह रहे हो हर किसी को पता है अली बाबा के बारे में। तो उसने अली बाबा क्या नाम है उसका, जैसे ही उसको पता चला अली बाबा के बारे में पता है, अली बाबा पे ही वेबसाइट बना ली। आज उसका इतना सक्सेसफुल ई-कॉमर्स पूरा अपना बिजनेस है। और वही बंदा था जो KFC में 25 बंदे गए थे जब चाइना में आया था KFC, 24 को जॉब मिल गई थी और एक था जिसको वो जॉब नहीं मिली थी, और वो जैक मा था। तो अब लोग मुझसे ये भी पूछते हैं यार आपकी मोटिवेशन क्या है? मेरी मोटिवेशन कोई नहीं, सब मैं खुद हूँ। मैं अपनी खुद की मोटिवेशन हूँ। वो क्यों हूँ? क्योंकि मैं आज से 5 साल पहले क्या था और अब मैं अगले 5 साल क्या हूँ, आज मैं क्या हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आप कभी भी अपने आप को बुरा या छोटा नहीं कहो। हर एक्सपर्ट पहले बिगनर ही था, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका काम उसको छोटा या बड़ा बनाता है। सब इंसान एक जैसे ही होते हैं।